नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 3 चल रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम मैंने आपके साथ कंप्लीट कर दिया था। अब यहां पे मैं बात करूंगा दोस्तों पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की। इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, एवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम आपको समझाऊंगा और महानदी रिवर के बारे में आपसे बात करूंगा। देखिए, पेनिनसुलर ड्रेनेज में बहुत सी नदियां हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो लंबा टॉपिक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग महानदी रिवर तक का डिस्कशन कर लेंगे और उससे पहले ओवरऑल पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम समझेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम क्या था ये मैं पूरा आपको समझा चुका हूं। ओवरऑल ये पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट्स को शुरू में समझाया गया है। वैसे अगर आप देखो तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, लूनी, माही, साबरमती, भद्रा, वैतरणी, कालिंदी, शारावती, मांडोवी, भरतपुजा, पोनानी, पेरियार, पंबा, बहुत सी नदियां। ये सारी नदियां हमारे सामने आएगी। इनफैक्ट इससे ज्यादा ही नदियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन हिमालयन वन। ये बहुत लॉजिकल है दोस्तों। पैंजिया टूटा, गोंडवाना लैंड बना, ओवरऑल इंडियन लैंड मास नॉर्थ की तरफ एंट्री करता है। साउदर्न हेमिस्फीयर से होता हुआ इंडियन लैंड मास नॉर्थ की तरफ बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, फाइनली जाके यूरेशियन प्लेट से टकराएगा। तो यूरेशियन प्लेट से टकराएगा तब हिमालय बनेंगे। तो मतलब ये पेनिनसुलर लैंड मास ऊपर जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है तब हिमालय बन रहे हैं। लेकिन ये पेनिनसुलर लैंड मास तो पहले से बना हुआ है ना, तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम भी पहले से बना हुआ है हिमालय बनने से। इसलिए यहां पे बोला जा रहा है कि पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन हिमालयन वन। देखिए, यहां पे बेसिक्स को समझने के लिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरी 11वीं कक्षा की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आपने पढ़ रखी है। फिजिकल एनवायरनमेंट इसलिए मैं जानबूझ के बाद में पढ़ा रहा हूं ताकि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ लो। इस पर्टिकुलर बुक के बहुत से टॉपिक्स आपको समझ में ही नहीं आएंगे अगर आपने मेरी 11वीं कक्षा की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज नहीं देखी है। बहुत मेहनत से मैंने वो सीरीज बनाई है दोस्तों, उसको जाके जरूर देखिए। ज्योग्राफी के बेसिक्स सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको किसी बड़ी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो माजिद हुसैन हो, चाहे वो कोई किताब हो, चाहे वो जीसी लियोंग हो। मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, जीसी लियोंग, माजिद हुसैन, ये सब बड़े नाम हैं। अनटिल एंड अनलेस कि आपने ज्योग्राफी से मेंस ले रखा, अभी आप मेंस ही ज्योग्राफी से लिख रहे हो तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी को जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो भैया 11th क्लास की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जरूर पढ़ना। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, तारीफ बहुत हो गई। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से पुराना है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ये किस बात से पता चलता है? तो ब्रॉड वैली है, यहाँ पे लार्जली ग्रेडेड शैलो वैलीज हैं, मैच्योर है बहुत सी रिवर। शैलो वैली मतलब ओवरऑल रिवर बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना, रिवर इज नॉट टू डीप और रिवर चौड़ी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में हमने क्या देखा? ब्रह्मपुत्र नदी जब बह रही थी ओवरऑल, तो जो ओवरऑल उसकी वैली थी वो बहुत चौड़ी नहीं थी, छोटी थी। उसकी एक वजह तो यह है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को बहुत ज्यादा आसपास का इरोजन का टाइम मिला नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो ओवरऑल हिमालयस के बनने के बाद इस पर्टिकुलर कोर्स में बह रही है। पेनिनसुला की नदियां बहुत लंबे समय से बह रही हैं, काट चुट के चट्टानों को वो अपनी वैली चौड़ी कर चुकी हैं। ठीक है ना भाई, ओके। तो ओवरऑल पेनिनसुलर रिवर्स की जो वैलीज हैं, वैलीज मतलब जिस इलाके में वो बह रही हैं वो बहुत चौड़ी हैं। नॉर्दर्न रिवर्स आप कह लो, हिमालयन सिस्टम की जो रिवर्स है उनकी वैलीज बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं, पहली चीज। दूसरी बात, पेनिनसुलर रिवर की वैलीज चौड़ी हैं तो उनकी गहराई कम हो जाएगी, वो शैलो हो जाएंगी। ठीक है ना, शैलो तो देखिए होंगी। पहली बात तो हिमालयन नदियों में जितना पानी है पेनिनसुलर नदियों में उतना पानी नहीं है। हिमालयन रिवर्स में पानी आता है ग्लेशियर्स के पिघलने से, तो पेरेनियल सोर्स है। पेरेनियल मतलब हमेशा वो सोर्स एग्जिस्ट रहता है। ओवरऑल इस प्रकार का कोई सोर्स पेनिनसुलर नदियों के पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए पेनिनसुलर नदियों में पानी हिमालयन नदियों से कम रहता है बट कम रहता है। तो शैलो वैलीज होने की कुछ वजहें, एक तो भाई पेनिनसुलर नदियों का जो वैली है वो ब्रॉड है, बहुत चौड़ी है। तो ओवरऑल सिंपल बात है, अगर वैली इतनी पतली है या इतनी बड़ी है, अगर बड़ी होगी वैली तो ज्यादा बड़े सरफेस एरिया में पानी फैला है तो उस पानी की गहराई कम होगी, और उतना ही पानी अगर आप एक नैरो वैली में बहा दोगे गहराई ज्यादा होगी। और रिवर्स बहुत मैच्योर है। रिवर्स मैच्योर है मतलब ये रिवर्स यंग नहीं है, बहुत पुरानी नदियां हैं ये। अभी यंग और पुरानी नदी में क्या फर्क है ये मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में समझा चुका हूं।
हिमालयन रिवर्स यंग है, और वो यंग रिवर्स भी बहुत शांत हो जाती हैं जब ओवरऑल वो डेल्टा बनाने पहुंचती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो ओवरऑल ये पेनिनसुलर नदियां तो पहले से ही शांत, पहले से शांत मतलब चूंकि ये पुरानी है तो ये काफी शांत हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी हैं। उसकी बहुत सी वजह है। हिमालयन नदियों में सिल्ट ज्यादा होता है, पेनिनसुलर नदियों में उतना सिल्ट नहीं होता, चूंकि पेनिनसुलर ब्लॉक के ऊपर बहती है तो इरोजन उतना नहीं है, सिल्ट उतना नहीं, तो बहुत सी वजह है, वो धीरे धीरे करके आगे देखेंगे। और पहले मैंने काफी समझाया तो मैं अननेसेसरी रिपीटेशन नहीं कर रहा हूं फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का। फिर यहां पे बताया जा रहा है कि वेस्टर्न घाट्स रनिंग क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स डिस्चार्जिंग देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल एंड एज स्मॉल रिवुलेट्स जॉइनिंग द अरेबियन सी। तो भैया बस यही बता रहा है कि यहां पे है आपका वेस्टर्न घाट से, जो मैं लाल रंग की लाइन खींच रहा हूं ना, ये वेस्टर्न बॉक्स फैला हुआ है फ्रॉम गुजरात टू केरला, पूरा लंबा आपका वेस्टर्न घाट्स फैला है। अब कुछ नदियां तो वेस्टर्न घाट से निकल के जा रही हैं ऐसे आपके बे ऑफ बंगाल की तरफ, और ये लंबी नदियां हैं, बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। और कुछ नदियां वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न स्लोप से उतर के सीधे अरेबियन सी में गिर जा रही हैं। तो बहुत लॉजिकल है कि वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप से निकल के जो नदियां बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही हैं वो लंबा रास्ता तय कर रही हैं, लंबे इलाके को ड्रेन करते हुए जा रही हैं। और जो नदियां वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप से सीधे जाके अरेबियन सी में गिर जा रही हैं उनको आप प्रॉपर नदी नहीं बोल सकते, उनको यहां पे बोला जा रहा है रिवुलेट्स, क्योंकि वो बहुत छोटा रास्ता तय कर रही हैं। ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे है, ये तो खैर आपको पता ही होगा कि मेजर जो पेनिनसुलर नदियां हैं, ओवरऑल वन लाइनर क्वेश्चंस में और कहीं पे अगर आप रिवीजन करते हो तो ये लाइन लिखी हुई होती है कि नर्मदा और तापी दो ऐसी पेनिनसुलर नदियां हैं जो कि वेस्ट से ईस्ट ना बह के ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं। जी हां, नर्मदा और तापी ये दो ऐसी नदियां हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं। इस पर्टिकुलर मैप में देखो तो यहां पे आपको नजर आ रही है नर्मदा निकलती हुई और ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हुई जा रही है, और उसके नीचे आपको तापी दिख रही है, ये भी आपका वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए जा रही है। तो ये दो नदियां हैं जो इनका डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ है फ्लो का। ठीक है भाई। फिर कुछ और नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। दे आर ओरिजिनेटिंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला बिलोंगिंग टू गंगा रिवर सिस्टम। ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये वो नदियां हैं ओवरऑल जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकल रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सोन देखिए, ये सोन इधर से निकल के ऐसे जाके गंगा में गिर जा रही है। फिर ये बेतवा है, ये भी ऊपर जाके गंगा रिवर सिस्टम में मिल रही है। ये चंबल है, ये भी नीचे से ऊपर जाके मिल रही है। तो बेसिकली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये मैं ऑलरेडी इन नदियों को ट्रैक करा चुका हूं आपको गंगा रिवर सिस्टम में। अगर आपने गंगा रिवर सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है, देखिए जाके। बस इन पर्टिकुलर नदियों को ये याद रखिएगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये तो आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि ये ओरिजिनेट हो रही है पेनिनसुलर ब्लॉक से, लेकिन जाके गिर रही है गंगा रिवर सिस्टम में, ये याद रखिएगा। ओके। पेनिनसुलर ड्रेनेज में को इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम से, जो बड़े रिवर सिस्टम से, तो एक है महानदी रिवर सिस्टम, एक है गोदावरी रिवर सिस्टम, कृष्णा रिवर सिस्टम, कावेरी रिवर सिस्टम। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी रिवर सिस्टम बकवास है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुत छोटे हैं, उनका सिग्निफिकेंस सबका है। बट पढ़ाई के रिस्पेक्ट में देखो तो जैसे नॉर्थ इंडिया में हमने गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इंदस रिवर सिस्टम को इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ा, वैसे ही अपने पेनिनसुलर ब्लॉक में महानदी रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम, कृष्ण रिवर सिस्टम और कावेरी रिवर सिस्टम को डिटेल में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनकी सारी ट्रिब्यूटरीज अगर आपको याद होंगी तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर फिजिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके पास सवाल आता है तो आप अमूमन जवाब दे पाओगे। हालांकि नदियों से रिलेटेड देखिए, अगर जनरल स्टडीज में, यूपीएससी में, पीसीएस में सवाल पूछा जाएगा तो 101% वो पर्टिकुलर नदी किसी ना किसी वजह से न्यूज में रही होगी। स्टैटिक जीएस में दोस्तों ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर सेटर्स होते हैं वो कुछ भी उठा के नहीं पूछते हैं, उनके दिमाग में प्रॉपर पैटर्न होता है, ओवरऑल उनके रट्टे लोगों को नहीं तो न्यूज से एसोसिएट करके सवाल होता है। तो अगर किसी नदी से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो किसी ना किसी वजह से वो नदी न्यूज में रही होगी रिसेंटली। फिर ओवरऑल पेनिनसुलर नदियों के बारे में कुछ और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं, जैसे कि उनका कोर्स फिक्स्ड है, मिएंडर्स उसमें है नहीं, और नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर है। नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर मतलब पेरिनियल नहीं है फ्लो ऑफ वाटर, मतलब पानी की कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी हो उतने ही वॉल्यूम में, ऐसा जरूरी नहीं। तो मॉनसून में पानी अगर बहुत ज्यादा बरस गया तो नदी एकदम लबालब भर जाएगी, और ओवरऑल सूखा पड़ गया, ज्यादा बारिश नहीं हुई है गर्मी के मौसम में, नदी सूख भी सकती है,
वही नदी, कुछ नदियां तो बिल्कुल नाले सी लगती हैं ओवरऑल बिल्कुल गर्मियों के समय पे, बट वो अगर ठीक ठाक पानी बरस जाता है तो ठीक ठाक पानी भी उनमें नजर आता है। फिक्स्ड कोर्स का मतलब क्या हो गया? तो देखिए, जो हिमालयन नदियां होती है ना उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, और चूंकि वो एल्यूवियल सॉइल के इलाके से निकलती हैं तो वहां पे ठीक ठाक अमाउंट में इरोजन कर सकती हैं। इसलिए कभी कभी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की जो नदियां हैं ना वो अपना चैनल शिफ्ट कर लेती हैं, बट जो पेनिनसुलर नदियां हैं वो ज्यादा अपना चैनल शिफ्ट नहीं करती, वो फिक्स्ड कोर्स में होती हैं। वो जो एक धर्रे पे बह रही हैं उसी धर्रे पे बहती रहेंगी, अपने कोर्स से बहुत ज्यादा डिविएट नहीं करेंगी। उसकी एक वजह यह है कि एक तो पेनिनसुलर नदियों की स्पीड उतनी नहीं होती, वो इतनी तेजी से नहीं बहती। हिमालय से जो नदियां बहती हुई आ रही हैं उनको एक ग्रेडियंट मिला हुआ है, एक नेचुरल स्पीड मिली हुई है। ये चीज पेनिनसुलर नदियों में मिसिंग है। ऐसा नहीं है, स्लोप है, अभी हम आगे देखेंगे कि इस तरीके से जो पेनिनसुलर लैंड मास है उसका स्लोप है, बट इस स्लोप के बावजूद भी वो अमाउंट ऑफ स्पीड इन पेनिनसुलर नदियों में नहीं आ पाती जो अमाउंट ऑफ स्पीड हिमालयन नदियों में। दूसरा, पेनिनसुलर नदियां पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर बह रही हैं और ये प्लेट्यू हार्डन्ड रॉक्स का बना हुआ है, तो इन रॉक को इरोड कर पाना भी इन नदियों के लिए उतना आसान नहीं है। तो सिल्ट वगैरह कम होते हैं और कम सिल्ट के चलते मिएंडर्स नहीं बनते हैं, तो मिएंडर्स आपको नहीं नजर आएंगे आपकी पेनिनसुलर नदियों में, या फिर नजर भी आएंगे तो ओवरऑल जहां पे डेल्टा बना रही है उसके आसपास छोटे मोटे नजर आ जाएं तो आ जाएं, भाई शुरू में तो नजर नहीं आते। अभी मिएंडर क्या है, तो फिर वही जब आप फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को ढंग से देखिए जाके आपको समझ में आ जाएगा मिएंडर्स क्या है। और अगर आपको यह समझ में आ गया कि मिएंडर्स क्या है तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि पेनिनसुलर रिवर्स मिएंडर्स क्यों नहीं बनाती है। रीजन भी कि पठार के ऊपर बह रही है तो इरोजन ज्यादा हो नहीं रहा, नदी में ज्यादा स्पीड है नहीं, लेटरल शिफ्टिंग चैनल शिफ्टिंग वो कर नहीं रही, एक सिंपल जो उसका कोर्स है उसमें बहती चली जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मिएंडर नहीं बनेगा। हाँ, नर्मदा नदी आप कह लो थोड़ी बहुत एक्सेप्शन है। नर्मदा नदी में अगर आप कंपैरेटिवली पेनिनसुलर नदियों के रिस्पेक्ट में देखोगे पानी अच्छा खासा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी अच्छा खासा है, धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी के ऊपर ही है जबलपुर के आसपास। और नर्मदा नदी बहती है आपकी ईस्ट से वेस्ट। अभी नर्मदा नदी पे भी हम आएंगे, सारी नदियों पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना। जब नदी पे पहुंचेंगे और नदी की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। रिफ्ट वैली से बहती है नर्मदा नदी, ऊपर विंध्याचल रेंजेस, नीचे की तरफ सतपुरा रेंजेस, बीच में बह रही है आपकी नर्मदा नदी। फिर सतपुरा रेंजेस, नीचे की तरफ पेनिनसुलर पहाड़, बीच में बह रही है आपकी तापी नदी। और दोनों नदियां आ रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली का कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं, दोनों तरफ पहाड़ और बीच से नदी बह रही है तो वो हो गई रिफ्ट वैली। कई बार रिफ्ट वैलीज ओवरऑल पहाड़ों को काटने की वजह से बनती हैं, कि जो हिमालयन नदी है वहां पे हमने देखा कि बड़ा सा पहाड़ खड़ा था, उस पहाड़ को काटते हुए अपना रास्ता बनाते निकली नदी, तो वो वैसी रिफ्ट वैली हो गई। लेकिन कई रिफ्ट वैलीज फॉल्टिंग की वजह से बनती है, जैसे कि नर्मदा और तापी वाली जो रिफ्ट वैली बनी है वो फॉल्टिंग की वजह से बनी है। वो फॉल्टिंग कैसे हुई है ये भी हम देखेंगे, जब एवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे सब चीज आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, नर्मदा तापी में ठीक ठाक अमाउंट ऑफ पानी है, खासकर नर्मदा में वो ईस्ट से वेस्ट बह रही है, बाकी पेनिनसुलर रिवर्स की क्वालिटी मैंने बताई आपको। अब हम आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, द एवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज। इंडिया के अंदर पेनिनसुलर ड्रेनेज का एवोल्यूशन पिछले कई लाखों करोड़ों साल में हुआ है और इसके ओवरऑल 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स रीजन की तरह बताए जा रहे हैं। पहला, subsidence of the western flank of the peninsula leading to its submergence below the sea during the early tertiary period. Generally, it has disturbed the symmetrical plan of the river on either side of the original watershed. अब समझिए, देखिए आज के डेट में दोस्तों यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स खड़े हैं, लेकिन ये वेस्टर्न घाट्स भी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बने। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि पहले जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू था वो इवन था, ज्यादा किसी तरफ ढलान नहीं थी, बट आज की डेट में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के चलते ये जो हमारा वेस्टर्न इलाका है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ये वेस्टर्न इलाका हल्का सा इस तरफ सबसाइड किया है, नीचे की तरफ झुका है। समझ गया बात को। लेकिन इसी पर्टिकुलर हेड में तीसरा पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे, स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन गेव ओरिएंटेशन टू द एंटायर ड्रेनेज सिस्टम टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी बोला जा रहा है कि इस पूरे पेनिनसुलर मास का जो स्लोप है वो हल्का हल्का ऐसा बन रहा है।
ठीक है ना। अगर इसको नॉर्थ मानो, इसको साउथ मानो, इसको ईस्ट मानो और इधर वेस्ट मानो, तो आपका नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ये स्लोप जाता नजर आ रहा है। तो दो चीजें हैं, एक तो ओवरऑल ये जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, ये वेस्टर्न कोस्ट सबसाइड किया है समुंदर के नीचे, मतलब कुछ हद तक ये जो पर्टिकुलर इलाका है ये सबसाइड होकर समुंदर के नीचे गया है, ढलान कुछ ऐसी बनी है। इनफैक्ट ये वेस्टर्न का बहुत सारा लैंडफॉल, जो चट्टानें थी वो तो टूट के समुंदर के नीचे चली गई। इसीलिए अगर आप देखोगे तो जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत इंडेंटेड है, बहुत कटी फटी है, और इस कटी फटी कोस्ट लाइन के चलते बहुत से नेचुरल पोर्ट्स और हार्बर बनते हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे। अगर आप देख लो तो गोवा पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, ये सब हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। मुंबई पोर्ट, नवा शेवा पोर्ट, गोवा पोर्ट, सब वेस्टर्न कोस्ट में। क्यों? क्योंकि नेचुरल हार्बर्स बनते हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे। एक तो वेस्टर्न कोस्ट में जो जाके नदियां गिर रही हैं वो बहुत ज्यादा सिल्ट नहीं जमा कर रही। मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप से नदी जाके गिर गई आपकी अरेबियन सी में। अब हुआ ये कि वो लंबा डिस्टेंस चली नहीं तो उसने ज्यादा सिल्ट इकट्ठा किया नहीं, अभी ज्यादा सिल्ट इकट्ठा किया नहीं तो उसने पानी में कुछ जमा किया नहीं। तो पानी एक तो यहां पे गहरा है, हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे पानी गहरा है, हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे गहराई ग्रेजुअली बढ़ती है, लेकिन हमारे वेस्टर्न कोस्ट में गहराई जल्दी बढ़ती है। रीजन बीइंग कोई सिल्ट डिपोजिशन हुआ नहीं है। दूसरा, हमारे वेस्टर्न कोस्ट का जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा थोड़ा समुंदर के नीचे धंसने का रहा है, जिसके चलते सबमर्जेंस हुआ है। तो वेस्टर्न साइड जो है हमारे पेनिनसुलर ब्लॉक का वो समुंदर के नीचे हल्का हल्का धंसा है, सब्सिडेंस हुआ है। समझ गए बात को? तो सब्सिडेंस ऑफ द, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ वेस्टर्न फ्लैंक के सब्सिडेंस की बात कर रहा है, केवल इतने पोर्शन के सब्सिडेंस की बात कर रहा है, पूरा लैंडमास नहीं सबसाइड हुआ है। बहुत सी चट्टानें टूट के हमारे वेस्टर्न फ्लैंक की समुंदर के नीचे चली गई और बहुत इर्रेटिक तरीके से चट्टानें टूटी हैं। इसीलिए आज की डेट में जो हमारे पेनिनसुलर मास का वेस्टर्न फ्लैंक है वो आपको बहुत कटा फटा मिलेगा, इसलिए नेचुरल हार्बर्स बन जाते हैं। चूंकि चट्टानों के बीच में जगह है और गहराई पानी की अच्छी खासी है तो शिप आराम से डॉक हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये वाला स्लाइड टिल्टिंग वाला, दूसरा पॉइंट थोड़ी देर में बताता हूं। स्लाइड टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन गिव ओरिएंटेशन टू द एंटायर ड्रेनेज सिस्टम टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। ओवरऑल देखिए दोस्तों हुआ क्या, सेकेंड पॉइंट थर्ड से रिलेटेड, लेकिन पहले थर्ड को समझाता हूं। हमारा जो पेनिनसुलर लैंड मास है ना, अगर ये रहे वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट का जो हिस्सा है उसका तो मैंने आपको बताया कि जनरल सबसिडेंस हुआ है अरेबियन सी के नीचे, लेकिन वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट का जो लैंडमास लगेगा ना उसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है, इस तरफ डायरेक्शन है, इसलिए जो नदियों का जो भी जनरल फ्लो है वो भी ऐसा आपको नजर आता है। तो बेसिकली हमारे पेनिनसुलर ब्लॉक की शिफ्टिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हुई है। ठीक है, और एक और इवेंट यहां पे हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है वो अपना नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा था और जाके यूरेशियन ब्लॉक से टकराया, तो इसकी वजह से हिमालयाज का अपहेवल हुआ। तो अपहेवल ऑफ द हिमालयाज व्हेन द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक वाज सब्जेक्टेड टू सबसिडेंस एंड द कंसीक्वेंट ट्रफ फॉल्टिंग, द नर्मदा एंड तापी फ्लो इन ट्रफ फॉल्ट्स एंड fill the original cracks with their detritus material. Hence there is a lack of alluvial and deltic deposits in this river. समझाता हूं दोस्तों, ऊपर की तरफ है यूरेशियन प्लेट, नीचे की तरफ से हिमालय आया और ओवरऑल टकरा गया यूरेशियन प्लेट से। ये क्या है, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन हो गया। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जन नहीं हुआ, चूंकि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये आपको कह लो पेनिनसुलर ब्लॉक इंडिया का, इंडियन प्लेट किससे लड़ रही है, यूरेशियन प्लेट से लड़ रही है, और दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में लड़ी, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराई, दोनों की डेंसिटी ऑलमोस्ट बराबर है, दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट कंप्रेशन किया, तो फोल्ड्स जमा हुए और वो फोल्ड धीरे 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 करके बड़े होते गए, हिमालयाज में कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही बने हिमालय। तो जिस पॉइंट पे टकरा रहा है आपका इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट, वहां पे बहुत इंटेंस कंप्रेशन प्रेशर की वजह से फोल्ड बनते जा रहे हैं, ये चट्टान ऊपर की तरफ उठती जा रही है, हिमालयाज बन गए, एक फैक्ट। लेकिन इस हिमालय के बनने के प्रोसेस में फॉल्टिंग हुई, और फॉल्टिंग दोनों साइड हुई, इंडियन लैंडमास में भी हुई, यूरेशियन लैंडमास में भी हुई। चूंकि अगर मान लो ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है तो यहां तो प्रेशर है ही, लेकिन इंडियन लैंड मास में, इंडियन प्लेट में, इंडियन के पेनिनसुलर ब्लॉक में पीछे की तरफ भी तो प्रेशर आएगा, क्योंकि धक्का तो पीछे से भी लग रहा है ना भाई। ओवरऑल अगर आप अपनी बॉडी को दोस्तों दीवार के अगेंस्ट धकियाओ, ध्यान दो, आपने अपना हाथ पकड़ा और अपने हाथ से दीवार पे धक्का देने लगे,
और उसके लिए आपने पूरी बॉडी का जोर लगा दिया, ठीक है ना। हाथ तो जोर आपके पैर पे भी आएगा। अगर आप दीवार को ढकेलोगे अपने हाथ से तो आपकी बॉडी का भी जोर लगेगा, आपके पैर का भी जोर लगेगा, आपके हाथ का भी जोर लगेगा। तो स्ट्रेस केवल आपके हाथ पे नहीं आएगा। आपका हाथ धक्का मार रहा है दीवार पे तो स्ट्रेस केवल हाथ पे रहे ऐसा नहीं होगा, आपकी बॉडी में भी स्ट्रेस आएगा, जोर आएगा, आपके पैरों में भी जोर आएगा। उसी प्रकार से जब ये इंडियन पेनिनसुलर लैंड मास यूरेशियन लैंड मास पे टक्कर मार रहा था तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो हो ही रहा था इशू, तो हिमालयस खड़े हो गए एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। पीछे के पेनिनसुलर ब्लॉक में भी टेंशन आया और उस टेंशन की वजह से कुछ जगहों पे चट्टानें चटक गई और उन चटकने की वजह से फॉल्टिंग हुई और इसी चटकने की वजह से बहुत सी फॉल्ट्स बने जिससे रिफ्ट वैली डेवलप हुई। जैसे कि नर्मदा जिस पर्टिकुलर रिफ्ट वैली से बह रही है ना, उसके नॉर्थ में विंध्याचल है, साउथ में सतपुरा है। तो ये नॉर्थ में विंध्याचल, साउथ में सतपुरा कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ दोस्तों, जब ये पेनिनसुलर लैंड मास यूरेशियन प्लेट को टक्कर मार रहा था तो बहुत जगहों पे प्रेशर आया। इस नर्मदा वाली रिफ्ट वैली पे भी प्रेशर आया, यहाँ पे चट्टानें चटक गई तो ये चटकी हुई जगह थोड़ी नीचे की तरफ चली गई। नॉर्थ में विंध्याचल हिल रेंजेस हैं, साउथ में सतपुरा रेंजेस हैं, बीच में जगह बन गई, इस जगह से पानी बहने लगा, वो नर्मदा नदी बन गई। तापी नदी भी एक रिफ्ट वैली में बहती है। तो ये रिफ्ट वैलीज ट्रफ फॉल्टिंग की वजह से बनी है। ये ट्रफ फॉल्टिंग क्यों हुई? क्योंकि हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक ऊपर के यूरेशियन मास से जाके टकराया तो यूरेशियन मास में भी टेंशन हुआ, हिमालयन आपका ये पेनिनसुलर ब्लॉक में भी टेंशन हुआ इंडिया के। वो टेंशन केवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नहीं हुआ, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंशन की वजह से हिमालयस खड़े हो गए। पीछे की बॉडी में भी प्रेशर आया, पूरे पेनिनसुलर ब्लॉक पे प्रेशर आया और उस पूरे प्रेशर के चलते कुछ जगहों पे चट्टानें चटक के नीचे की तरफ चली गई, आगे पीछे हिल्स रह गए। उसको आप बोलोगे ट्रफ फॉल्टिंग। उस फॉल्टिंग में जो जमीन नीचे चली गई वहां पे कहीं कहीं पे नदियां बहने लगी, इसलिए बोला जाता है कि नर्मदा और तापी बहती हैं आपकी रिफ्ट वैलीज में। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, वो रिफ्ट वैली इन नदियों ने काट काट के नहीं बनाई है, वो रिफ्ट वैली बनी है ट्रफ फॉल्टिंग की वजह से। कि जब पेनिनसुलर इंडियन प्लेट धक्का मार रही थी यूरेशियन प्लेट पे तो पेनिनसुलर इंडियन प्लेट में स्ट्रेस आया, उस स्ट्रेस और टेंशन के चलते वो पेनिनसुलर इंडियन प्लेट कई जगहों से चटक गई। चटकने की वजह से ओवरऑल जहां पे चटकी वो लैंडमास थोड़ा नीचे की तरफ चला गया, जगह बन गई, नदी बहने लगी। जरूरी नहीं है हर जगह पे नदी बही हो, बट नर्मदा तापी जिस जगहों पे बही है वो बेसिकली इसी चटकने की वजह से बनी है। और नर्मदा और तापी ने इस चटकने की जगह पे जो भी खाली जगह थी वहां पे अपने सारे डेट्रिटस मटेरियल को फिल कर दिया, इसलिए बहुत ज्यादा एल्यूवियल और डेल्टाइक डिपॉजिट्स नर्मदा तापी में नहीं मिलते। मैंने आपको बताया पेनिनसुलर नदियां पेनिनसुलर ब्लॉक के ऊपर बहती तो ज्यादा सिल्ट नहीं होता इसमें, बट थोड़ा बहुत सिल्ट होता है। नर्मदा तापी में वो सिल्ट भी नहीं होता थोड़ा बहुत। उसकी वजह यह है कि नर्मदा तापी जो भी थोड़ा बहुत सिल्ट, गिट्टी, ईंटा, पत्थर लेके बहती है वो उस पर्टिकुलर रिफ्ट वैली में भर देती है जिस रिफ्ट वैली से वो बह रही है। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पिछले लाखों सालों में नर्मदा और तापी ने बह के इन रिफ्ट वैली के अंदर अपने डेट्रिटस मटेरियल को भर दिया है। इसलिए नर्मदा तापी जब तक समुद्र में पहुंचती है अरेबियन सी में, उनके पास ज्यादा सिल्ट या डेट्रिटस नहीं होता। ठीक है भाई, सिंपल लॉजिक। आई होप ये लॉजिक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको जवाब दूंगा। अब आ जाते हैं रिवर सिस्टम्स ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज। पेनिनसुलर ड्रेनेज में बहुत सारे रिवर सिस्टम है। मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा महानदी रिवर सिस्टम की। महानदी रिवर सिस्टम रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में सिहावा नाम की जगह से निकलती है, उड़ीसा से बहती हुई जाती है, बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डिस्चार्ज करती है। लंबी है ये 851 किलोमीटर और इसका जो कैचमेंट इलाका है वो 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कैचमेंट इलाका दोस्तों क्या होता है? एक पर्टिकुलर नदी में बहुत सी ट्रिब्यूटरीज गिरी आके, उन ट्रिब्यूटरीज की अपनी खुद कुछ और ट्रिब्यूटरीज थी, तो ये ट्रिब्यूटरी और आप एक पर्टिकुलर नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज जितने भी इलाके में पानी पहुंचा रही हैं, वो पूरे इलाके का अगर आप स्क्वायर किलोमीटर जोड़ दो तो उसको आप बोलोगे कैचमेंट इलाका। तो महानदी रिवर बेसिन का कैचमेंट इलाका है 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ओके। Some navigation is carried on in the lower course of this river. Navigation मतलब शिप वगैरह की मदद से लोगों को और ओवरऑल सामान को भी ट्रांसफर किया जाता है इस पर्टिकुलर नदी के पानी में, लेकिन लोअर कोर्स ऑफ द रिवर, अपर कोर्स नहीं। अपर कोर्स मतलब जहां पे रिवर शुरू हो रही है, लोअर कोर्स मतलब ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आगे बढ़ रही है, तो उसको आप बोलोगे लोअर कोर्स। 53% ड्रेनेज बेसिन या फिर कह लीजिए कैचमेंट इलाका इस पर्टिकुलर रिवर का है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और 40% इलाका है आपका
उड़ीसा में। तो बेसिकली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो टोटल महानदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज पानी जिन जिन इलाकों में फैलाती हैं वो 53% इलाका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, 47% इलाका उड़ीसा में। जैसा कि मैंने बताया ड्रेनेज इसका बेसिन 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर नर्मदा या इसकी ट्रिब्यूटरी नदियों का पानी पहुंच रहा है। नॉर्थ में सेंट्रल इंडिया हिल्स आते हैं नर्मदा के, ईस्टर्न घाट इसके साउथ में है और ईस्ट में है, और मैकाल रेंज इसके वेस्ट में है। टोटल 900 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज, 851 किलोमीटर के लिए ये बहती है, ठीक है ना भाई। सोर्स है इसका रायपुर डिस्ट्रिक्ट में दंडकारण्य हिल्स से, 442 मीटर के एलिवेशन से ये निकलती है। ओके, वाटर पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में और फ्लड की प्रोडक्शन कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में पेनिनसुलर नदियों में गोदावरी के बाद नंबर आता है पानी का, मतलब महानदी का। तो गोदावरी में ज्यादा पानी, उसके बाद अगर पानी का नंबर किसी नदी का आ रहा है तो वो किसका है? महानदी का। तो गोदावरी के बाद फ्लड कैपेसिटी और वाटर पोटेंशियल की बेसिस पे तबाही मचाने की कैपेसिटी महानदी की, ठीक है भाई। महानदी जिस पॉइंट पे जाके अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डंप करती है उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है चिल्का लेक, उसके पास ही है चिल्का लेक, ठीक है। महानदी के पास की बहुत सारी छोटी छोटी नदियां और स्ट्रीम्स अपना पानी जाके चिल्का लेक पे फेंकती है, महानदी जाके सीधे डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में। ओके, महानदी जिस इलाके से बहती है उस इलाके का 54.2% एग्रीकल्चरल लैंड में अमूमन काउंट किया जाता है। तो बेसिकली सेंट्रल इंडिया में महानदी रिवर का एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है और इसमें बहुत सी नदियां आके मिलती हैं। सियोनाथ नदी, इसकी इनफैक्ट अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करो आप दोस्तों तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सियोनाथ, हसदेव, मंड और इब, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ओंग, तेल और जांकी। ये मैं अभी आपको ओवरऑल दोस्तों मतलब एक इमेज में भी दिखाऊंगा, ठीक है भाई। उड़ीसा के प्लेन्स में घुसती है कटक के पास, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है एट फॉल्स पॉइंट बाय सेवरल चैनल। मतलब बे ऑफ बंगाल में एक स्ट्रीम जाके नहीं मिलेगी, फाइनली आखिरी के स्टेजेस में बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीमों में बढ़ जाती है महानदी और अपना पानी जाके डंप करती है। तो उसके चलते एक बड़ा सा डेल्टा बनता है। ज्यादातर जो पेनिनसुलर नदियां हैं वो एक स्ट्रीम में अपना पानी डंप नहीं करती बे ऑफ बंगाल में, एंड स्टेजेस में बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीमों में बढ़ जाती हैं। हीराकुड डैम महानदी रिवर पे है, टोटल 35 मील लंबा डैम है, 55 किलोमीटर लंबा डैम है, अच्छा खासा बड़ा डैम है हीराकुड। तो हीराकुड डैम आपको यहां पे नजर आ रहा है ओवरऑल। अब अगर ट्रिब्यूटरीज को नक्शे पे मैप करने की हम बात करें तो बहुत सिंपल है दोस्तों। ये महानदी बहती नजर आ रही, इसमें आपकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सियोनाथ जुड़ी आके, आगे जाएंगे तो एक हसदेव नाम की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यहां जुड़ रही। चूंकि रिवर का फ्लो ऐसा है तो लेफ्ट से आई सियोनाथ तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, हसदेव लेफ्ट से आई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मांद रिवर आई लेफ्ट से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इब रिवर आई लेफ्ट से इब ट्रिब्यूटरी, तो मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो सियोनाथ नदी, हसदेव नदी, मंड नदी और इब नदी ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वहीं पे इस महानदी रिवर में राइट की तरफ से आके जुड़ रही है जोंक रिवर, फिर ओंग रिवर, फिर तेल रिवर। तो बेसिकली जोंक, ओंग और तेल रिवर ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है भाई। तो ओंग, तेल, जोंक राइट बैंक, सियोनाथ, मंड, हसदेव, इब लेफ्ट बैंक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है महानदी रिवर से रिलेटेड। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग गोदावरी रिवर से कंटिन्यू करेंगे। 3-4 नदियां तो मैं अगली आपको वीडियो में बता ही दूंगा। यहां पे मैं वीडियो खत्म करता हूं। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करें। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स एकदम क्लियर तरीके से आपको बता रहा हूं, जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ छूट रहा है, कुछ स्किप हो रहा है, तो आप डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। आई होप मैंने जस्टिस किया है लेक्चर के साथ। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाना दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ वीडियो को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।